बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में हाजी मस्तान और करीम लाला, जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड का असर व रसूख रखते थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। एक ज़माना था जब मुंबई के मजगाँव बंदरगाह का शेर खान पठान नामी एक गुंडा डाक पर काम करने वाले कुलियों से हफ्तावार वसूली किया करता था। जो भी हफ्ता देने से इनकार किया करता, उसको खूब उसकी पिटाई होती। डाक में काम करने वाला हाजी मस्तान ये सब रोज़ाना देखा करता था। उसकी समझ में ये नहीं आता था कि बाहर से आने वाला एक शख्स डाक के अंदर दाखिल होकर कुलियों से हफ्तावार वसूली कैसे करता है। हाजी मस्तान ने तय कर लिया कि वो शेर खान और उसके गुंडों का मुकाबला करेगा। अगले जुमे जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्तावार वसूली करने आया तो उसने देखा कि कुलियों की लंबी कतार से 10 अफराद गायब हैं। इससे कबल के वो कुछ सोच समझ पाता, उसके 10 साथियों ने शेर खान और उसके गुंडों पर हमला कर दिया। शेर खान और उसके साथियों के पास रामपुरी चाकू होने के बावजूद मस्तान के 4 साथी इन सब पर भारी पड़ गए। शेर खान को अपने साथियों के साथ जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। इस वाक़ये ने हाजी मस्तान को कुलियों का रहनुमा तो बनाया ही, साथ ही यहीं से मस्तान लेजेंड का आगाज़ भी हुआ। इस वाक़ये के मनाजिर को 1976 में आने वाली फ़िल्म दीवार में फ़िल्म साज यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पर भी शूट किया था। हाल ही में शाये होने वाली खुद नविश्त में मशहूर सहाफ़ी वीर सिंघवी लिखते हैं, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार हाजी मस्तान की ज़िंदगी पर मबनी था। सिंघवी बताते हैं कि मस्तान ने बाद में मज़ाहिया अदाकार मुकरी की खुद मस्तान की ज़िंदगी पर मबनी फ़िल्म में भी काम किया था। इस फिल्म में इनकी ज़िंदगी की चमक धमक को दिखाया गया था। फिल्म में मस्तान ने अपने कम होते बालों को छुपाने के लिए काले बालों वाली एक विग पहनी थी। हाजी मस्तान ने इब्तदाई दिनों में ही महसूस कर लिया था कि मुंबई जैसे शहर में ताकतवर बनने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में मशहूर किताब डोंगरी टू दुबई में एस हुसैन जैदी लिखते हैं, मस्तान को मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए मसल पावर यानी इंसानी शक्ल में ताकत की ज़रूरत थी। इसकी तलाश में उसने 2 मशहूर डॉन करीम लाला और विरदा राजन मदालियार से भी हाथ मिलाया। 1956 में हाजी मस्तान की दमन के डॉन शुक्र नारायण बखिया से नज़दीकियां बढ़ीं। जल्द ही दोनों पार्टनर बन गए और इन्होंने कुछ इलाके आपस में बांट लिए। मुंबई बंदरगाह मस्तान का इलाका था तो दमन बंदरगाह बखिया का इलाका था। हुसैन जैदी लिखते हैं कि दुबई से लाया गया तस्करी का सामान दमन में उतरता था, जबकि दमन में लाया गया सामान मुंबई बंदरगाह पर उतारा जाता था, तो बखिया के सामान की निगरानी की जिम्मेदारी मस्तान पर थी। मस्तान वार्डन रोड और पीडर रोड के दरमियान सूफिया कॉलेज लैन के एक बंगले में रहने लगे थे। वीर सिंघवी लिखते हैं कि मैं 1999 में हाजी मस्तान का इंटरव्यू लेने गया था। इसके बागीचे में एक पुराना ट्रक खड़ा था। इस ट्रक के बारे में मशहूर था कि इस ट्रक को मस्तान ने अपने पहले कॉन्ट्राबैंड की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने एक बार मस्तान से इस बारे में पूछा था, लेकिन इसने इन दावों को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन इसकी जगह कोई भी और होता तो वो भी इन दावों को मुस्तरद ही करता। वीर सिंघवी मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और शख्स यूसुफ पटेल से भी अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, यूसुफ को अपने पैर हिलाने की आदत थी। जब वो ऐसा करते थे तो अक्सर उनकी पिंडलियाँ नज़र आ जाती थीं। तभी मुझे मालूम हुआ वो अपनी पैंट के नीचे पजामा पहना करते थे। मैंने आज तक किसी और को पैंट के नीचे पजामा नहीं पहनते देखा। मैंने आखिरकार उन्हें कुछ पुरानी बातें याद करने के लिए भी राज़ी कर लिया। सिंघवी लिखते हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि एक बार हाजी मस्तान ने उनको कत्ल के लिए करीम लाला के गुंडों को सुपारी दी थी। वो सड़क पर चले जा रहे थे कि तभी 2 अफराद ने उन्हें गोली मार दी और वो इन्हें मरा हुआ समझकर वहाँ से भाग गए, लेकिन वो ज़िंदा थे। इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वो बच गए।
इस वाक़ये का ज़िक्र हुसैन ज़ैदी ने भी अपनी किताब में किया है। वो लिखते हैं, मुंबई माफिया की तारीख़ में पहली सवारी हाजी मस्तान ने 1969 में 10,000 रुपये में कभी अपने साथ काम कर चुके शख्स यूसुफ पटेल के कत्ल के लिए दी थी। ये काम करीम लाला के पश्तून नज़ाद 2 गुंडों को सौंपा गया। उन्होंने पटेल पर हमले के लिए मनारा मस्जिद के पास के इलाके का इंतखाब भी किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने माह रमज़ान में यूसुफ पटेल पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चला दी। पटेल ज़मीन पर गिरे और उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें बचाने के लिए उन पर छलांग लगा दी। हमला आवरों ने भागने की कोशिशें की, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूसुफ पटेल के बाजू पर 2 गोलियां लगीं, लेकिन उसका बॉडीगार्ड जिंदा ना बच सका। बाद में पुलिस ने इस मामले में हाजी मस्तान, करीम लाला और दीगर 11 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। वीर सिंघवी ने जब हाजी मस्तान से इस वाक़ये के बारे में पूछा तो उन्होंने इकरार किया कि ये बात सच है। सिंघवी लिखते हैं कि मस्तान ने मुझे बताया कि यूसुफ ने एक मामले में धोखेबाजी की थी। कोई भी हाजी मस्तान के साथ धोखे के बाद ज़िंदा नहीं रह सकता था। सिंघवी के बकौल मस्तान ने कहा, जब मुझे बताया गया कि पटेल मर गया तो मुझे बहुत तसल्ली हुई, लेकिन बाद में जब मालूम हुआ कि यूसुफ पटेल बच गया है तो मैंने उसे अल्लाह की तरफ से इशारा समझा। अगर अल्लाह ये नहीं चाहता कि यूसुफ अभी मरे तो उसकी रज़ा की लाज रखनी होगी। कुछ अरसे बाद हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल एक बार फिर दोस्त बन गए। हाजी मस्तान हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करते थे। उनके साथियों का ख्याल था कि इससे इनकी शख्सियत में निखार आ जाता है। वीर सिंघवी लिखते हैं, एक बार अदाकारा अमृता सिंह की वालदा रुखसाना सुल्तान ने मुझे पहली बार हाजी मस्तान से इनकी मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन्हें कैमे साबुन इस्तेमाल करने की आदत थी। इन दिनों वो इंडिया में नहीं मिला करता था, वो उसे स्मगलरों से ख़रीदा करती थी। सिंघवी के मुताबिक एक बार उन्होंने मुंबई के एक भेड़ वाले बाज़ार में अपनी कार पार्क की और साबुन ख़रीदने चली गई। सब ने यही कहा कि इस साबुन की सप्लाई आजकल नहीं आ रही। जब वो वापस अपने कार के पास लौटी तो वहाँ लोगों के भीड़ लगी हुई थी। जब वो कार के और नज़दीक पहुँची तो देखा इनकी कार पिछली सीट के एक हिस्से पर कैमी साबुन का ढेर लगा हुआ था। इनकी कार के बगल में सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स खड़ा था और वो पहले मुस्कुराया, फिर अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मुझे हाजी मस्तान कहते हैं। जिस वक्त हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, एक और कुली विरदराजन मदालियार मुंबई के विक्टोरिया स्टेशन पर रोज़ी रोटी कमाने में जुटा हुआ था। मदालियार की पैदाइश जनूबी इंडिया की रियासत तमिलनाडु में हुई। इसने तालीम मुकम्मल नहीं की थी, लेकिन अपने ख़ानदान में वो वाहिद शख्स था जो अंग्रेज़ी और तमिल लिख और पढ़ सकता था। मुंबई के मशहूर क्राइम रिपोर्टर प्रदीप शिंदे का ख्याल था कि विरदा के गुंडे आम लोगों को मुंबई का रिहायशी बनाने, इन्हें राशन कार्ड, गैर कानूनी तौर पर बिजली और पानी फराहम करने में मकामी इंतज़ामिया से कहीं ज़्यादा तेज़ थे और यही इनकी ताकत का राज भी था। इनके बकौल इनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि आम आदमी आंख बंद करके इनके लिए काम करता था। तमिलनाडु से आने वाले अफराद की मदद के लिए विरदराजन ने अपने दोस्त से काबिल एतमाद लोगों को ज़िम्मेदारी दी हुई थी। हाजी मस्तान और विरदराजन मदालियार दोनों का ताल्लुक़ तमिलनाडु से था। हुसैन ज़ैदी एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार विरदा को पुलिस ने कस्टम्स के डाक के इलाके से एंटीना चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। पुलिस ने इससे कहा कि वो इन्हें वो जगह बता दे जहाँ उसने चोरी का वो माल रखा हुआ है, वरना वो इसके ख़िलाफ़ 3rd डिग्री के तशद्दुद का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया, विरदा लॉकअप में ये सोच ही रहा था कि क्या किया जाए कि तभी उंगलियों के दरमियान सिगरेट दबाए एक शख्स जेल की सलाखों के पास आया और उनके नज़दीक आकर बोला, विनकम थेल्योर। तमिल ज़बान में थेल्योर लफ्ज़ का इस्तेमाल सरबराह के लिए इस्तेमाल होता है। विरदा ये लफ्ज़ सुनकर हैरान रह गया। विरदा से इससे कबल इतनी इज़्ज़त के साथ किसी ने बात नहीं की थी। इनसे इस अंदाज़ में बात करने वाला शख्स हाजी मस्तान था। हुसैन ज़ैदी के मुताबिक मस्तान ने विरदराजन से कहा, तुम एंटीना वापस कर दो, मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम इससे ज़्यादा कमाओगे। विरदराजन ने पहले तो एतराज़ किया,
लेकिन मस्तान ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसी पेशकश कर रहा हूँ जिसे कोई अक्लमंद शख्स नहीं ठुकराएगा। एंटीना वापस करो और सोने के कारोबार में मेरे पार्टनर बन जाओ। विरदा ने इनसे पूछा कि इन्हें इससे क्या फ़ायदा होगा। मस्तान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मसल पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हुसैन जैदी बताते हैं कि इस मंज़र के गवाह पुलिस वाले ये बात कभी नहीं भूले कि किस तरह सूट और पॉलिश किए हुए जूते पहने एक शख्स ने गंवार से दिखने वाले सफ़ेद बुनियान और लुंगी पहने शख्स से हाथ मिलाया था। जेल से निकलने के बाद मस्तान और विरदा का इस्तेमाल अपने मफाद के लिए करने लगे। विरदराजन को आवाम की नफ्स का पता था। वो आम लोगों के मसाइल सुनने के लिए हमेशा घर पर मौजूद रहते थे। मजहबी अकीदे के पक्के होने के सबब वो माटिंगा स्टेशन के बाहर भगवान गणेश का खेमा लगाने पर बहुत पैसा खर्च करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता इसके बढ़ते असर व रसूख के हिसाब से खेमे का साइज़ भी बढ़ने लगा। विरदराजन के ज़िंदगी पर भी मुतअद्दिद फ़िल्में बनाई गई। मिसाल के तौर पर नायकन, दयावान। फ़िल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन को विरदा की आवाज़ की नकल उतारते हुए दिखाया गया था। इधर मस्तान की ताकत में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा था। हुसैन जैदी लिखते हैं, मस्तान बैरून मुल्क जो चांदी भेजता था वो इतनी मकबूल थी कि उसे मस्तान की चांदी कहा जाता था। मस्तान ने मालाबार हिल में एक शानदार बंगला बनाया और कई गाड़ियाँ ख़रीदीं। उन्होंने मदारिस की सबिया बी से भी शादी की, जिससे उनकी 3 बेटियाँ पैदा हुईं। हुसैन जैदी के मुताबिक 70 की दिहाई आते आते जनूब और मगरबी मुंबई में हाजी मस्तान, वस्ती मुंबई में विरदराजन मदालियार और करीम लाला की अवामी ताकत का एक ज़बरदस्त इत्तेहाद कायम हो गया। हाजी मस्तान को पहले 1974 में और फिर 1975 में एमरजेंसी के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया था। जेल से आज़ाद होने के बाद मस्तान ने स्मगलिंग छोड़कर ख़ुद को रियल एस्टेट के कारोबार में मसरूफ़ कर लिया। इधर मुंबई पुलिस के अहलकार यादव राव ने विरदराजन को मुंबई से भगाने का बेड़ा उठाया और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। विरदराजन को आखिरकार मुंबई छोड़कर मद्रास जाना पड़ा, जहाँ कुछ बरसों बाद उनका इंतकाल हो गया। उसकी दिहाई में मुंबई के आलमज़ेब और इब्राहिम ख़ानदानों के दरमियान गैंग वार का आगाज़ हुआ। हाजी मस्तान ने इन दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। दाऊद इब्राहिम और आलमज़ेब ने कुरान पर हाथ रख कर कसम खाई कि अब इन दोनों के दरमियान तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन दोनों गैंग्स ने दिन दिहाड़े एक दूसरे पर गोली चलाना शुरू कर दी। किसी को हाजी मस्तान को दिए वादे का कोई ख्याल नहीं था। ज़हर है, मस्तान का रसूख अब कम हो रहा था। बाद में दाऊद इब्राहिम ने इंडिया छोड़कर दुबई में अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाया। अंडरवर्ल्ड पर मबनी फ़िल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि डॉन घर बनाने वालों से पैसा वसूल कर रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में मुंबई का ये डॉन खुद ही बिल्डर बन गया था। वीर सिंह भी लिखते हैं कि मस्तान और यूसुफ पटेल जब ये कहते थे कि रियल एस्टेट का कारोबार स्मगलिंग से ज़्यादा मुनाफा बख्श काम है, वो मजाक नहीं कर रहे होते थे। जिसकी वजह था बॉम्बे रेंट एक्ट, जिसने मालिक और किराएदार को एक ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था और उससे इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। मान लीजिए आपके पास एक फ़्लैट है, आपने उसे किराए पर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किराएदार आपका फ़्लैट खाली कर दे, तो उस कानून के तहत आपको अदालत में साबित करना होगा कि आपकी ज़रूरत आपके किराएदार की ज़रूरत से ज़्यादा है। किराएदार ज़ाहिर है ये दलील पेश करता था कि इसके पास जाने की कोई और जगह नहीं है। इस कानून का असर ये पड़ा कि मुंबई के बस्ती इलाकों की हालत बिगड़ने लगी। मालिक मकानों ने अपने घरों की देखभाल छोड़ दी। चालाक किराएदार अपने फ्लैटों के हिस्से करके इन्हें आगे किराए पर चढ़ाने लगे। अंडरवर्ल्ड ने इस मौके पर मालिक मकानों से इनके घरों को कम कीमतों पर ख़रीदना शुरू कर दिया। इसके बाद वो किराएदारों पर घर खाली करने के दबाव डालते और जो इनकार करता उसे अंजाम भुगतना पड़ता। इसके बाद डॉन वहाँ नए मकान बनाकर उसे महंगे दामों पर बेच देते। नतीजा ये हुआ, स्मगलिंग से कहीं ज़्यादा इसका कारोबार में आमदन आने लगी। इसकी दिहाई में जब इन लोगों पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो मुतअद्दिद डॉन्स ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। वहाँ से भी इन्होंने अंडरवर्ल्ड का काम नहीं छोड़ा, लेकिन इस बारे में कहानी फिर कभी सुनाएंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।